आप ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी लेंगे तभी हम जंग खत्म करेंगे, ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कर दिया गया है। 13 दिनों से जारी है जंग, दुनिया में असर दिखने को मिला है। ईरान क्षेत्र में शांति चाहता है। तेल और गैस की कमी से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने क्या कुछ कहा, ट्वीट किया था उन्होंने, उस ट्वीट को थोड़ा सा प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट के पास हम चलेंगे। रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने इस इलाके में शांति के लिए ईरान के वादे को फिर से पक्का किया। ज़ियोनी शासन और यूएस की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानने, खजाना देने और भविष्य में हमले के खिलाफ पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देने पर टिका हुआ है। तो पेजिशकियान ने साफ कर दिया है, खजाना अमेरिका को देना होगा, दुनिया को गारंटी देनी होगी कि अगर ईरान पे फिर हमला नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल, इससे पहले हमने देखा कि ट्रंप के तेवर भी थोड़े से नरम पड़े हैं। पेजिशकियान भी अब सीज़फायर की बात कर रहे हैं। क्या मिसाइलों का जखीरा अब ईरान के पास खत्म होने लगा है? यही सवाल है जिसको समझना होगा। तो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एस पठानिया शौर्य चक्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। ओके सर, शुक्रिया। इकबाल ममदानी जी विदेश मामलों के जानकार भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया सर। कर्नल एस पठानिया सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। हम पिछले 24 घंटों में देख रहे हैं ट्रंप के तेवर भी थोड़े से नरम पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति पेजिशकियान भी कह रहे हैं कि भाई हम सीज फायर करेंगे लेकिन हमारी शर्तें हैं। 3 अहम शर्तें मैंने अपने दर्शकों को बता दी हैं। तो क्या ये मान के चलें कि अगले 4-5 दिन के अंदर ये युद्ध थम सकता है, जिस प्रकार से ईरान के भी और अमेरिका के भी बयान आने लगे हैं? मिसाइलें, ड्रोन खत्म, अब शांति की बात। देखिए राजेश जी, एक वर्ड है हास्यास्पद जिसको लाफेबल बोलते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब एक राजा दूसरे से लड़ता था और एक राजा हार जाता था, वो समझौते के लिए उसके दरबार में जाता था, तो जो जीतने वाला राजा था वो कहता था कि हमारी 3 शर्तें हैं, इसके बाद हम युद्ध बंद कर देंगे। साथ ही पेजिशकियान की जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट, ही डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग, राइट। अमेरिका के जो, अगर आप ट्रंप के तेवर की बात करते हैं, उसमें कोई नरमी आने वाली ना मेरे को दिख रहा है। ये एक नैरेटिव गढ़े जाते हैं, उनको फैलाया जाता है, हम लोग उसी के ऊपर अपनी असेसमेंट बना लेते हैं। रियलिटी क्या है इस समय कि ईरान की अगर हम वॉर वेजिंग या रेजिस्टेंस की कैपेसिटी की बात करें, जिसमें हम उनकी IRGC को भी ले लें, उसके बाद एयर स्पेस को भी ले लें और नेवल को भी ले लें, और उनका जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का वो भी ले लें, तो तकरीबन मेरे अपने हिसाब से 70 to 75 इट हैज बीन डिलैपिडेटेड। अगर वो खत्म हो रहा है, अभी ये और कितने दिन मिसाइल दागेंगे। और देखिए, इनका ईरान जो है वो एक, यू कैन नॉट कॉल इट ए वेरी वेरी पायस और रिलीजियस कंट्री। ये वो कंट्री है जिसने हमास क्रिएट किया था, जिसने हिजबुल्लाह क्रिएट किया था, जिसने हुतीस क्रिएट किए हुए हैं, और वो फीफा बनना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। और ये वो कंट्री है जिसने 500 से 50 से ज्यादा मिसाइल्स अरब देशों के ऊपर गिराई है। और ये नीचता की हाथ देखिए, ये अभी डीसैलिनेशन प्लांट जो है वाटर इज ए लाइफ लाइन इन डेजर्ट, और उतने लोगों को आप डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको आप पानी देंगे तो कैसे लोग ये सर्वाइव करेंगे? तो ये इनकी जो स्थिति है, जो मेरे को लगता है कि इनके अंदर जो सिस्टम है डिसीजन मेकिंग का, वो पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है। IRGC ने कमांड अपने हाथ में ले ली है। मुश्ताक जो खुमैनी भी बने हैं, उनके नई लीडर वो छुप रहे हैं कि उनकी कोई इंटेलिजेंस ना दे दे, और उनको इजराइल इज कमिटेड कि सक्सेशन में जो भी आएगा वो जाएगा। और डेस्परेशन अभी इस हद तक पहुंच चुका है कि ये स्टेट ऑफ होमस को उन्होंने माइनिंग शुरू कर दी है। अभी माइन जो है, सी माइन्स, दे आर डबल एज वेपन। और कल को मान लीजिए USA स्टेट ऑफ होमस का अपनी नेवी से उसको ब्लॉक कर लेता है। अभी तो ये एंजॉय कर रहे हैं कि हमारे शिप जाएंगे, रशिया के शिप जाएंगे, चाइना के शिप जाएंगे, और उस पर वो बड़े खुश हैं कि हमारे पास है। लेकिन अगर सी ब्लॉकेड, विच अमेरिका इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट,
अगर वो स्लीप ब्लॉकेट करते हैं तो ये तो भूखे मरेंगे ये लोग। और जब भूख पे नौबत आ जाती है उस समय ये सारा जो ब्रेवडो होता है ना, ये जो नैरेटिव हम देते हैं कि हम बड़े बहादुर हैं जी, हम 10 साल तक लड़ेंगे। भाई किससे लड़ोगे आप? डंडों से लड़ोगे कल को, क्या पत्थरों से लड़ोगे? आपके पास स्टॉक पाइल खत्म हो रहा है, आपकी रिप्लेनिशमेंट कहीं से हो नहीं रही है। जो भी आपने चाइना में से युद्ध से पहले लिएगा आस्ते आस्ते वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है, आपका एयर स्पेस डोमिनेशन खत्म हो जाएगा। नेवल ब्लैकेट अगर यूएसए जिस दिन कर देता है तो इनकी तो पूरी तौर से तबाही हो जाएगी। और इनके साथ कौन खड़ा है इस समय? चाइना जो है वो इनकी स्पोर्ट डिप्लोमेटिक लेवल से ऊपर नहीं कर रहा है। ओके, रशिया की अपनी प्रॉब्लम है, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो सिचुएशन इज वेरी ग्रिम फॉर ईरान एंड अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल दे हैव नॉट लर्न द लेसन फ्रॉम यूक्रेन। ओके, अभी यूक्रेन में हु इज द वर्स्ट सफरर? इट्स ए ह्यूमैनिटी, इट्स अ पीपल एंड ए कंट्री जो युद्धोन्माद के ऊपर अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है। आई कॉल इट ए पिटी सर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए मैं आता हूं फिर आपके पास। इकबाल ममदानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कोई उम्मीद नहीं है सीज फायर की? जिस प्रकार से जंग चल रही है, जिस प्रकार से दोनों तरफ से थोड़े बयान इस प्रकार के आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इशारे दिए जा रहे हैं कि इनफ इज इनफ, अब हम बातचीत कर सकते हैं। कोई पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं या आप भी मान रहे हैं कि नहीं, अभी ये जंग चलेगी, ट्रंप झुकेंगे नहीं, ईरान रुकेगा नहीं जब तक कि सारी मिसाइलें खत्म नहीं हो जाती? धन्यवाद राजेश जी। पठानिया साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है कि ईरान ने जिस तरीके से हमास, हूती, सिया, मलेशिया ऐसे लोगों को भी एक वक्त सपोर्ट किया है जिसको लेकर के रीजन के अंदर इस तरह की लड़ाई चल रही है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब ईरान की और अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। और अगर हम बहरीन की बात करें तो उस वक्त जो शासक अलग हुआ है वो ईरान से ही अलग हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई नया मुल्क था, उससे ईरान से ये अलग किया गया। तकरीबन ये समझ लीजिए कि 70 से 80% की शिया आबादी के बाद भी सुन्नी हुक्मराना बिठाया गया। उसकी वजह से कि अमेरिका चाहता था कि उसका वहां रीजन में कब्जा रहे और ईरान एक तरीके से छोटा भी। तो ये एक वक्त बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन एक इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में लगातार जो है मामला बिगड़ते गए। और पिछले हमने 40-45 साल से देखा कि ये मामला इतने बिगड़े हैं कि अब ये जो हालात है वो हो चुके हैं। अभी मामला ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के लिए खतरा। ये हर कोई जानता है कि ईरान के पास नेवल बेस हो या एयर इंजन की बात हो तो वो उसके अंदर कमजोर है। उसने अपनी जो ताकत है वो मिसाइल और ड्रोन पर इस्तेमाल की है और उसी से वो पावरफुल बनता रहा है, जिसको लेकर के उसने इस बार दिखाया भी। और रही अमेरिका की बात, तो अमेरिका खुद जानता है कि इस बार जो जंग उसने लड़ी है उसका अपना कोई लेना देना इतना नहीं है। वो जंग टूट चुका है विदाउट एग्जिट प्लान के, और अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करना क्या है। ये अमेरिका के अंदर जितने थिंक टैंक है वो भी मानते हैं कि ये लड़ाई इजराइल की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसके अंदर टूट पड़े, उसी को लेकर के प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से दुनिया के हालात बनते जा रहे हैं वो लड़ाई का ही नतीजा है। अब इस पूरे मामले के अंदर अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुसीबत ये भी बन रही है कि जो CIA के एक्स चीफ जो रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चों पर हमला किया गया था स्कूल के अंदर, जिससे तकरीबन 165 बच्चे मारे गए, वो अटैक जो है अमेरिका ने किया है। इस तरह की बातों को वो मान रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो मिसाइल्स वहां गिरी है वो तो अमेरिका के पास थी, तो आने वाले दिनों के अंदर ये भी एक मुसीबत हो सकती है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर एग्जिट करना चाहिए और आकर के बाहर निकालना चाहिए। हालांकि इजराइल इस मामले के अंदर ये साफ कर रहा है कि वो धीरे धीरे करके जो ग्रेटर इजराइल वाला उसका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो किसी भी हद से जाएगा। और मैं आपको अभी बता दूं ये जारी ही रहेगा, भले ये जंग अभी रुक जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर का उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ईरान के बाद अगर कोई नया टारगेट रहेगा अगर तो वो अपना ये अर्दोगान रहेंगे। तो ये साफ एक बात बता रही है पूरे मामलों को लेकर के कि इस पूरे खेल के अंदर एक के बाद एक जो है चीजें आगे रुकने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो अभी हम ये जरूर मान सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर कि अमेरिका ने ये कहा था कि वो अपनी नेवी लेके आएगा। नेवी लाना बोलना अलग चीज है, लेकिन वो खुद भी जानते हैं कि आसान नहीं है उनके लिए। अगर आसान होता तो ऑब्वियसली वो यहाँ से निकाल करके कई हजार माइल्स, नॉटिकल माइल्स जो है वो दूर अपने इब्राहिम लिंकन को लेकर के नहीं भागते।
फिफ्थ फ्लीट के अंडर में सारी ही चीजें आती है, लेकिन फिफ्थ फ्लीट का हमने हाल देखा कि जिस तरीके से लगातार ईरान ने हमले किए, वहां से लगभग जितने कंट्रीज के अंदर उनके अपने एक तरीके से लोग थे उसे हटाया गया है, खास तौर पर साफ तौर पर, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है वो उनके लिए मुसीबत कर सकती है। अब अमेरिका के लिए चैलेंज जो है वो ये था कि रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो पकड़ उसकी थी वो इस बेस पे थी कि वो लोगों को बचाएगा, लोगों की सुरक्षा करेगा, लेकिन पिछले ये 12-13 दिन की जंग के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरब कंट्री है वो भी समझ चुकी है कि अमेरिका के ऐसे हालात नहीं है कि खुद को संभाल सके, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के तो सवाल ही नहीं उठता है। और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले के अंदर शर्तों को लेकर के अब जिस तरीके से ईरान आने लगा है, ईरान ने जो बात की है, ईरान ने कहा कि उनकी 3 शर्तें हैं, तो 3 शर्तें वो जानते हैं कि अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर जो पहली शर्त रखी उसमें ये उन्होंने नहीं कहा है कि अमेरिका बेसिस खाली कराइए, उन्होंने कहा कि जितने एम्बेसीज या इजराइल से रिलेटेड चीजें हैं वो आप खाली करा दीजिए, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड के चलते जो मुस्लिम कंट्रीज के पैक हुए हैं, तो वो ये साफ है कि अगर इजराइल को हटाने का मतलब है साफ तौर पर अमेरिका को हटाना, अमेरिका की नाराजगी साथ में लेना, तो ये वो सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम कंट्री के लिए करना बहुत बड़ी चुनौती भरा काम होगा और अमेरिका इसको नहीं मानेगा। तो इन सभी चीजों को लेकर के इजराइल के लिए भी काफी चुनौती है, साथ ही अमेरिका के लिए चुनौती है। मैं फिर आता हूँ इकबाल जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास, लेकिन कर्नल एस एस पठानिया सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस प्रकार से इस वक्त दुनिया में गैस को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर किल्लत हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहीं ना कहीं अमेरिका ने सोचा नहीं था, अमेरिका के थिंक टैंक ने इस पर विचार नहीं किया था कि ईरान ये कर सकता है, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, तेल की सप्लाई को रोक सकता है। आज भारत से लेकर जापान तक आप चले जाइए, तेल और गैस को लेकर जो है इवन तक अमेरिका और यूरोप के अंदर भी इस वक्त हाहाकार है। तो क्या यहां से एक प्रेशर नहीं बन रहा है ईरान के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी कि अगर ये जंग जारी रही तो दुनिया में तो और हालात खराब होंगे तेल और गैस की किल्लत को लेकर? सर देखिए राजेश जी, जब आप लड़ाई करते हैं अमेरिका के थिंक टैंक को तो छोड़िए, नॉर्मल जो चैनल है, सोशल मीडिया है, वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एट सम स्टेज दे विल ब्लॉक द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नथिंग न्यू फॉर अमेरिका वुड हैव फैक्टर्ड इट। अभी देखिए, दुनिया की सिर्फ 20% सप्लाई है ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑयल, मे बी गैस की शायद ज्यादा होगी कतर की वजह, 20% दैट वुड इन फैक्टर, और अमेरिका इज अ बेनिफिशियरी इन दिस। लेट मी टेल यू, ये जो सारा क्राइसिस चल रहा है, अमेरिका, रशिया, ब्राजील, कुछ कंट्री है, 10 कंट्री जो इससे बेनिफिट कर रही है। अमेरिका के पास ऑयल की कमी नहीं, सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। उनकी जो डिजाइन है दैट इज डिफरेंट, उनका जो कंसेप्ट है वो अलग है। उनका कंसेप्ट ये है कि इजराइल को उन्होंने एश्योर करना है कि ये जो वेस्ट एशिया के अंदर कोई भी शक्ति उभर के सामने ना आए जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो। और ये जो इंटरनेशनल एजेंसी एटम वाली, उन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया है कि 440 kg ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम इज बेसिक। हाउ मच ऑथेंटिकेटेड इट इज आई डोंट नो, एंड बट दैट कैपेबिलिटी अगर हम बात करें जो इस समय इनके पास है, आई थिंक यूरेनियम दे हैव डन इट अबाउट 60%। एटम के लिए आपको 85 से 90% चाहिए, वो कैपेसिटी भी लैक कर रही है, बट विद दिस कैपेसिटी दे कैन मेक ए डर्टी बम। और डर्टी बम अगर वो बनाते हैं, उसको लॉन्च करने की पोजीशन में है 2000 किलोमीटर दूर, विदाउट गेटिंग इंटरसेप्टेड, तो इजराइल विल बी द टारगेट। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन इस पूरी खामनेई की मौत हो गई, सुप्रीम लीडर मारे गए, पिछले 14 दिन में हमने तो नहीं देखा 13 दिन में कि कोई डर्टी बम का इस्तेमाल किया गया है। मैं हमेशा ये सवाल उठाता हूं सर कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी तो अमेरिका ने, ब्रिटेन ने यही तो प्रोपेगेंडा फैलाया कि उनके पास बायोलॉजिकल बम्स हैं, केमिकल हथियार वो बना रहे हैं, लेकिन एट दी एंड कुछ नहीं वहां पर मिला। अगर डर्टी बम है, न्यूक्लियर बम बना दिया ईरान ने, तो अभी तक तो यूज कर लेना चाहिए था ना। सबसे बड़ा झटका तो खामनेई की मौत की। I agree with you. You see, dirty bomb is a very, very irrelevant factor, but it is a factor. यूएसए का जो मेन एम था कि इनकी जो मिसाइल कैपेसिटी है, बैलिस्टिक मिसाइल की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, इनके पास मल्टीपल वॉरहेड वाली कैपेसिटी है लॉन्च करने की। कल को ईरान उस पोजीशन में पहुंच जाएगा, अगर उनकी बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को रोका नहीं गया, दे कैन हिट द यूएस सॉइल। दूसरा,
इजराइल का एग्जिस्टेंस तभी तक बरकरार है जब तक कोई न्यूक्लियर पावर उसके सामने खुल के नहीं आती। पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान विल नेवर डेयर अनलेस यूएसए परमिट्स इट, एंड नोबडी विल परमिट दिस काइंड ऑफ थिंग। अभी ये कहां गलती कर गए अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी में ईरान वाले, दैट इज ऑब्वियस। और जिस तरीके से वो जा रहे हैं, दैट इज अ डाउनहिल जर्नी। और जहां तक आई का सवाल है, देखिए एवरीबडी इज अफेक्टेड। इंडिया में भी अभी ये इफेक्ट पहुंचना शुरू हो गया है। कहीं मैंने देखा है टीवी में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग सिलेंडरों के ऊपर बैठे हुए हैं। 60 से 120 रुपया कीमत बढ़ाई गई है। कमर्शियल एलपीजी और उसको बंद किया गया है। तो क्राइसिस तो भी हमारे पास भी आ रहे हैं, और ये उस समय आ रहे हैं जब हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉर द गैस इज कंसर्न वो 50% के करीब है। 50% हम उसके अंदर सेल्फ रिलायंट है। उसके बावजूद भी ये सिचुएशन आ गई है 13 दिन के अंदर। और उसके बाद जब हमारे पास रिजर्व है, जो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास ऑयल का 75 दिन का रिजर्व है, 50% गवर्नमेंट के पास है, 25% स्ट्रेटेजिक रिजर्व इज विद ऑयल कंपनी, और उसके बाद गैस का भी हमारे पास 25 दिन का रिजर्व है। और 12वें 13वें दिन उससे पहले ही आप जो है उसके प्राइस एस्केलेशन शुरू कर देते हो। तो वी हैव ए कैपेसिटी, बट देन द क्वेश्चन इज आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये जल्दी खत्म हो जाएगी। इनकी जो शर्तें हैं वो अमेरिका कहीं नहीं मानेगा। थोड़ी सी ब्रेक ले रुकना है, आप दोनों के पास डिटेल से इस मुद्दे को चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद इकबाल जी मैं आपके पास आऊंगा। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। भारत की विकास यात्रा तेज हो रही है। उत्तर भारत में पंजाब सबसे आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार आपको प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 में आमंत्रित करती है। सिर्फ 46 महीनों में पंजाब में 1.55 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीन पर उतरा है। इससे 5.44 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। पंजाब एक संतुलित और तेजी से आगे बढ़ती औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन रहा है। समय पर मंजूरी, डिजिटल व्यवस्था और स्पष्ट नीतियों के साथ पंजाब फैसलों को परिणाम में बदल रहा है। इस मार्च मोहाली में हमसे जुड़िए। पंजाब काम करता है नीति से परिणाम पर। First of all, on behalf of 30 million people in Punjab, I welcome you in the land of 5 rivers, gurus, satyas, and the land of hardworking people. सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में दोगुनी से अधिक होकर 3.25 लाख करोड़ से अधिक हो गई है, जो राज्य को भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करती है। आजादी के बाद पहली बार यूपी के 62 लाख परिवार अपने स्वयं के पक्के आवास का सपना साकार कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 62 लाख महिलाओं को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। वहीं नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट में यूपी ने निर्यात के मामले में देश में चौथा स्थान हासिल किया है। बात करें बुनियादी ढांचे और उद्योग की, तो यूपी निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये परिणाम बताते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत की सबसे मजबूत आधारशिला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद अपने एक्सपर्ट पर, उसके बाद अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे हम। पहले बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आ रही है बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकेंगे भारत के शिप, से दावा किया जा रहा है। ईरान ने भारत के दावे को गलत करार दिया है। ईरान ने भारत को छूट देने से भी इनकार कर दिया है। तो दो तरह की खबरें हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आ रही है बड़ी खबर।
ये दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज से भारत के शिप गुजर सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भारत के दावे को नकार दिया है। ईरान ने भारत को छूट देने से भी इनकार कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ये दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकेंगे भारत के शिप। ईरान ने भारत के दावे को गलत बताया। ईरान ने भारत को छूट देने से भी इनकार किया। जब इसे ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत को राहत। एएनआई का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा दावा। प्रमुख एजेंसी है न्यूज की। भारत के तेल शिप आ जा सकेंगे, ये एएनआई ने दावा किया। एक ट्वीट किया। रांची जयशंकर से विदेश मंत्री रांची और विदेश मंत्री जयशंकर में हुई बातचीत। ईरान का छूट देने से इनकार। ये जानकारी सामने आई है कि ईरान ने मना कर दिया है। हवाई जहाज पर हमले ने बढ़ाई थी चिंता। जो भारत आ रहा था, दुनिया भर में तेल का संकट गहराता जा रहा है। इकबाल इस मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। इकबाल जी, थोड़ा सा समझाइए, दो तरह की खबरें आ रही हैं। एएनआई कह रहा है कि नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट से अब भारत के जहाज आ जा सकेंगे, तेल लेकर भारत आएंगे, गैस लेकर आ जा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि ईरान कह रहा है कि नहीं, हमने किसी को भी छूट नहीं दी है। तो कहां पर कंफ्यूजन है और सच्चाई क्या है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से एएनआई दावा कर रहा है और ईरान उसका खंडन कर रहा है, उसकी वजह साफ सुथरी है कि पिछले दिनों जिस तरीके से भारत के और खास करके अमेरिका के जो रिश्ते रहे और इसराइल जो दौरा रहा, उसको लेके ये कहा जाता है कि ईरान उससे नाराज भी है और वो ये समझ रहा है कि भारत जो हमारे एक बहुत सांस्कृतिक रिश्ते होने के बावजूद भी जो है हमारे खिलाफ है। उसकी बड़ी वजह सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम लीडर के मारे जाने के 6 दिनों के बाद भी आज तक, मतलब 6 दिनों तक तो हमने बात ही नहीं की थी। उसके बाद में हमारे विदेश मंत्री जाते हैं और एक बुक पर शोक संदेश लिखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक इस मामले में कोई बात नहीं की है, जिसको लेकर के ईरान सारी चीजें समझ रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ईरान ने अपनी जिस तरीके से भावनाएं व्यक्त की कि उसने ये माना कि सरकार से थोड़े बहुत, देखो डिप्लोमेसी में हर चीज खुल के नहीं बोली जाती है, लेकिन कई चीजों को उन्होंने साफ तौर पर ये माना रजेश, कि उनके रिश्ते सरकार से ठीक नहीं है। हालांकि जनता जो है वो और अपोजिशन जो है वो उनके फेवर में। तो ये एक साफ संदेश है कि ईरान अभी छूट इसलिए देने के मूड में मुझे नजर नहीं आ रहा है कि उसको लग रहा है कि भारत जो है उसका रुख साफ नहीं है, लेकिन हमारा रुख बहुत साफ है इस पूरे मामले को लेकर के। हम इस जंग को नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते किसी से भी खराब हो। जाहिर सी बात है, हम एक बहुत बड़ी कंट्री है, हमारे रिश्ते सभी से और हमारे आने वाले दिनों के अंदर भी ताल्लुकात सभी से रहेंगे। तो इस तरीके से जो ईरान भी कर रहा है, मुझे लगता है कि वो हम पर ज्यादती कर रहा है। ईरान को समझना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही उसका साथ दिया है। ठीक है, जनरल को डिप्लोमेसी को लेकर के कई उतार चढ़ाव आते हैं और हर देश के अंदर होते हैं और वो पॉलिसीज को लेकर हर कोई करता है। तो इस बार भी इन सारी चीजों को अगर नहीं दी है तो मुझे लगता है कि जल्द इस मामले को लेकर के चीजें जो है वो समझौते की ओर हो जाएगी और उसे भारत के लिए कम से कम चीजें खोलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे पिछली बार हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अमेरिका हो या इसराइल हो, मिडिल ईस्ट हो या एशिया के अंदर जिस तरीके से हालात और जो काबू करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सेमी सुपर पावर है अमेरिका के बाद में। तो जाहिर सी बात है कि उसको पूरी ही दुनिया तस्लीम करे, ये जरूरी राजेश नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान हो, ईरान हो, ये इस सुपर पावर को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सुपर पावर को दिखाया भी है कि एक अफगानिस्तान ने दोनों सुपर पावर को जमीन पे लाया है। और ईरान की अगर बात करें तो इस बार हमला जो है ईरान के ऊपर किया गया है। ईरान जो है ना अमेरिका की तरफ हमला करने पहुंचा था, ना इजराइल की तरफ पहुंचा था। ये जो बातचीत का जो मामला चल रहा था, लगातार 2 बार बातचीत चल रही थी, जिसको लेकर के ईरान ने कहा कि अमेरिका जो है वो धोखेबाज है, उसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 बार बातचीत हुई और दोनों बार हमले हुए। तो इन सारी चीजों को लेकर के इस बार जो बातचीत का मामला चल रहा है वो ये साफ संकेत दे रहा है कि आसान नहीं होगा इस पूरे मामले को लेकर के। जैसे पठानिया साहब ने कहा कि सारी शर्तें अमेरिका माने या ईरान माने, ये संभव नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बातचीत की है ईरान से, तो एक साफ संकेत है कि वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं ईरान से बात करने की जब तक कि अमेरिका का इशारा ना हो, क्योंकि हर कोई जानते हैं
कि शहबाज शरीफ जो है वो पपेट है एक तरीके से अमेरिका के, और उन्होंने जो बातचीत की है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के इशारे पे ही की होगी, कि अमेरिका ये चाह रहा होगा कि अगर कोई मध्यस्थता की बात आए तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सके। राजेश, ठीक है, चलिए मैं लौटता हूँ सर आपके पास। कर्नल एस एस पठानिया सर, ये जो भारत के शिप को लेकर छूट की बात हो रही है, इस पे थोड़ी सी आप टिप्पणी जरूर करिएगा, लेकिन क्या वाकई में अमेरिका की जो सुपर पावर की एक दिखावा था, क्या उस पर एक गहरा आघात, गहरी चोट ईरान ने की है? अब पहली बार वियतनाम के बाद क्या पाला पड़ा है किसी अच्छे देश से अमेरिका का? देखिए, वियतनाम आप कंपेयर नहीं कर सकते, इराक आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों जहां पे उनके बूट्स ऑन ग्राउंड थे, लंबी लड़ाई चली। ओके। उसके बाद अभी जो सिचुएशन है, जहां तक यूएसए का सवाल है, अभी तक उसने ये जो उनके जो पेंटागन है, वॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते थे कि आप ग्राउंड इन्वेजन प्लान कीजिए, लेकिन व्हाइट हाउस ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी कॉस्टली वॉर अगेन। अभी ईरान क्या कर रहा है, एक तो उन्होंने इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, देखिए पिछले लड़ाई में क्या होता, 2025 में इजराइल की बुरी हालत हो गई थी, उनका जो डिफेंस सिस्टम था अगेंस्ट मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, वो पूरी तरह से इफेक्टिव हो गया था। दैट इज द पावर ऑफ ईरान एज फार योर मिसाइल्स टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स आर कंसर्न। अभी इस समय ये जो बात कर रहे हैं हम शिपिंग की, देखिए किसी भी कंट्री के अंदर you have to choose your friends and foes. You can't fool all the people all the time. मेरे को लगता है कि इस समय बड़ा क्लियरली जो है, जहां तक हमारी कंट्री का सवाल है, इट मे बी राइट ऑल्सो, बिकॉज ईरान हमारा उतना अच्छा दोस्त रहा भी नहीं है जितनी हम बातें करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में वो हमारे साथ नहीं आए थे, रादर दे वर विद द पाकिस्तान। एंड अगर हम बात करें कि ये बड़ा क्लीन और पायस और रिलीजियस कंट्री है, वो भी नहीं है। तीन उन्होंने तो प्रॉक्सी अपने चला रखी है दुनिया भर में, हजीबुल्ला ले लीजिए, हमास उससे पहले देख लीजिए, हुतीज देख लीजिए। तो ये खलीफा बनना चाहता है, अभी उसमें खलीफा बनने की चक्कर में। माफी के साथ 2003 में हमने उनके राष्ट्रपति को रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ईरान के खामनेई के साथ उन्होंने मुलाकात की। क्या वाकई में 2020 के बाद ही ईरान खराब हुआ है, या ये हमास, हिजबुल्लाह, हुती 2000 से ही चल रहे हैं सर? तब तो हमने उनको चीफ गेस्ट भी बुलाया था, उनके राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर आए थे सर। राजेश जी, दैट इज द रीचिंग आउट प्रोग्राम एज फॉर द डिप्लोमेसी इज कंसर्न। आप हर साल लोगों को बुलाते हैं, और ये जो जियो पॉलिटिक्स है, ये इट्स अ वेरी चेंजिंग एंड वेरी डायनेमिक, ये बदलती रहती है समय के साथ। यू कहना चाहिए कि 2 साल पहले जो मेरा दोस्त था, अभी रशिया के साथ अपने रिलेशन देखिए आप, रशिया हमारा इतना अच्छा मित्र था, और इस समय जो अगर हम देखें क्या रिलेशनशिप चल रही है, दैट इज वेरी कोल्ड। कोई उसके अंदर मेरे को वार्मथ नजर नहीं आती है। तो समय बदल गया है। अमेरिका इज ए कंट्री विच कैनॉट बी रिलायड, इट्स ए बुली कंट्री। चाहे उनका कोई भी ट्रम्प हो या बिडेन हो, ये सुपर पावर है, सुपर पावर रहेंगे, दे विल इन्फ्लुएंस यू। और उसके बाद आपको एक साइड सुननी है अपनी भी। देखिए, कंट्री को स्टेट पे कांट ब्लेम दी कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, उन्होंने अपने देखने इंटरेस्ट, और जहां पे इंटरेस्ट उनको दिखेंगे उस हिसाब से कॉल ली जाएगी। और ईरान क्यों अभी परमिट करेगा शिपिंग करने के लिए? उनका मैं डेस्परेट मेजर देखिए, उन्होंने माइन लगाना शुरू कर दिया वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर। एंड माइन इज अ वेरी डाइसी थिंग, इट डजंट रियली रिकॉग्नाइज। पॉसिबिलिटी है कि फ्रेंडली और हॉस्टाइल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और कल को ये ड्रिफ्ट हो जाती है, उसके बाद इनको निकालना बहुत मुश्किल है। So that is a clear indication that how fast Iran is crumbling as far their war waging capacities are concerned. अभी and it's very very desperate measure, माइन वाला इन्होंने जो शुरू किया है, इनके पास बात जो चल रही है कि 2,500 माइन है, शायद 100 लगा देंगे। और उसके बाद ये अमेरिका डू इट एट सम स्टेज, बिकॉज उनकी अगर हम पावर करते हैं, नेवल पावर की हम बात करते हैं, अभी करता है, 10 दिन बाद करता है, 15 दिन बाद करता है, and they will also threaten a nuclear bomb to Iran. Let me tell you, वो करते हैं या नहीं करते हैं, इजराइल से करवाते हैं अगर सिचुएशन ऐसी, बट वो चल रहा होगा, कहीं ना कहीं उनको धमकी मिल रही होगी कि भैया इस तैयार हो जाइए। ये कर चुके हैं हिरोशिमा नागासाकी में, उसमें ट्रम्प थोड़ा पावर था कि तो दे हैव टू सी देयर इंटरेस्ट।
ये फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी जब इस लेवल तक जंग पहुंचती है। चलिए मैं लौटता हूं, फिर एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूं। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। ईरान इजराइल जंग पर एर्दोगन ने बयान दिया है, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश आए एक साथ, शिया हो या सुन्नी मुसलमान एक, एर्दोगन ने कहा। नेटो में इकलौता मुस्लिम देश है तुर्की। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान इजराइल जंग पर एर्दोगन ने बड़ा बयान दिया है। ईरान इजराइल जंग पर एर्दोगन ने बड़ा बयान दिया है, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश साथ आए, शिया हो या सुन्नी सब साथ आए। हमने अपने क्षेत्र के लोगों जिसमें ईरानी भाई भी शामिल हैं को शिया सुन्नी तुर्क और कुर्द के पक्ष नहीं देखा, हम कभी देखेंगे भी नहीं। हमारा सुन्नीवाद या शियावाद जैसा कोई मजहब नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मजहब है, वो है इस्लाम। हजरत अली हमारे हैं, हजरत उमर हमारे हैं, हमारी माँ हजरत आयशा हमारी हैं और माँ हजरत जैनब भी हमारी है। तो ये तैयब एर्दोगन ने बड़ा बयान दिया है और हम एक्सपर्ट के पास थोड़ा चलेंगे। इकबाल मुमतानी एर्दोगन कहते हैं कि तुर्क हो, कुर्द हो, शिया हो, सुन्नी हो, सब हमारे हैं, लेकिन कुर्दों को तो चुन चुन कर मारा जाता है। वो तो हम देख चुके हैं किस प्रकार से तुर्की की फौज ने कुर्दों का सफाया किया है। तो किस आधार पर ये जो एर्दोगन का बयान है उसे आप देख रहे हैं, क्या मायने इसके, क्या वाकई में ये जो जंग एक धार्मिक जंग आने वाले आज नहीं तो एक दशकवाद बन जाएगी? राजीव जी, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा, मुझे स्थानीय का ये टॉपिक है। देखिए मैंने कहा था कि जिस तरीके से इजराइल से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर उर्दगान खास करके तुर्की को लेकर, शिया सुन्नी को लेकर के जो बयान कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो उसका अगला निशाना तुर्की होगा। तो ये साफ है कि अब तक जितनी चीजें चल रही है वो इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई की जो असल वजह है वो इजराइल नहीं चाहता कहीं शिया सुन्नी और इन सारी चीजों को लेकर के लोग एक हो जाए। और आने वाले दिनों के अंदर आपने जिस तरीके से कहा, इसमें एक पॉइंट और है, मैं बीच में ठोक रहा हूँ, माफी के साथ थोड़ा जवाब दीजिएगा कभी, क्योंकि इजराइल ने पिछले 60-70 सालों में मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट के देशों पर उतने हमले किए हैं जितने ईरान ने पिछले 13 दिनों के अंदर कर दिए हैं। तो कौन मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, इजराइल खड़ा है या ईरान खड़ा है? सर आप मुझे बताइए कि ईरान ने जो हमले किए हैं तो क्या शुरुआत ईरान ने की थी? अभी मिडिल ईस्ट पे हमलों की शुरुआत ईरान ने, अमेरिका मिडिल ईस्ट पे हमलों की शुरुआत ईरान ने की। इकबाल मुमतानी जी, आपको मानना पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपको फिर बताऊं कि फिर आपको बताऊं जब क्या मिडिल ईस्ट के देशों ने हमला किया था? इस्लामिक क्या ऑयल रिफाइनरी से कोई मिसाइल, क्या कतर ने, कुवैत ने कोई मिसाइलें दागी? सर वहां उसने कतर पर, यूएई पर, सऊदी पे वो मिसाइलें नहीं दागी है। जिस तरीके से जो अमेरिकन बेसेस है उस पर उन्होंने हमला किया है, यही एक कारण है कि जिसको लेकर के अरब कंट्री भी अब तक जो हमला नहीं कर रही है उसकी वजह सबसे बड़ी ये है। और आपको मैं बता दूं इस पूरे मामले के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से मामला सामने आए हैं, तो मुझे लगता है कि अरब पहली बार इस तरह की चीजें हैं कि वो इतनी खामोशी है। अगर अर्दोगान की भी बात करें तो अर्दोगान ने कहा कि हम हमारे देश को लेकर के सुरक्षा को लेकर के हम इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे, ना हमारी बेसेस देंगे। और दूसरी मैं आपको बताऊं, ईरान हो, तुर्की हो, इनके सब में अपने एक संस्कृति और एक इतिहास है। इजराइल जो है उसका इतिहास जो है वो 70 सालों का है, जबरन कब्जे का है। अमेरिका के इतिहास की बात करें, रेड इंडियंस को हटा करके वहां कब्जे का है। आप मुझे बताइए उनका ऐसा कोई इतिहास हो जो उनकी अपनी जगह हो, जो उसको लेकर के वो अपनी संस्कृति को चलाते हो, ऐसा दो में से कोई भी नजर नहीं आएगा आपको, चाहे अमेरिका हो या चाहे इजराइल हो। और इस बार भी जो है बातचीत को लेकर के हमला 25 में भी इजराइल की तरफ से किया गया था, इस बार भी अमेरिका की तरफ से किया गया। तो एक तरफ आप बातचीत की बात करते हो और एक तरफ हमला करते हो, तो बहुत सारे देशों की बात कर रहे हैं। और इकबाल जी, इतिहास तो पाकिस्तान का भी नहीं है, इतिहास तो बांग्लादेश का भी नहीं है 70 साल से ज्यादा। तो क्या दुनिया उनको नहीं मानेगी? नहीं, क्यों नहीं है? नहीं, ऑटोमन एम्पायर से ये सारी देश अलग हुए। आप समझिए मेरी बात को। पाकिस्तान की बात तो पाकिस्तान भारत के साथ हिंदुस्तान में मिलेगा, बांग्लादेश का इतिहास ढूंढोगे हिंदुस्तान में मिलेगा। अब वो अलग देश है, हिंदुस्तान से अलग हुआ है ना सर, हिंदुस्तान से अलग हुआ है ना। तो मुझे ये बताइए ना, इजराइल किससे अलग हुआ?
अमेरिका किससे अलग हुआ? जी, अमेरिका किसी कंट्री से अलग हुआ नहीं, वो के जाकर के दादागिरी से वो बसे हैं। अगर इजराइल की बात करें, सेम उन्होंने दादागिरी से वहां 70 साल से बसाया है अपने आप को। तो आप वो तो बोलते हैं यरूशलेम हमारा है, बाहर से व्यक्ति आए, यरूशलेम हमारा है, बोला राजेश जी, मैं अब इस वक्त मैं अपने घर में बैठ कर के ये चैलेंज कर दूं कि जिस स्टूडियो में बैठे उसका मालिक मैं हूं, तो मानोगे क्या आप? सर देखिए, ये दुनिया जानती है कि हवा में बात नहीं होती है, ये सिर्फ दावा अलग चीज है। और उसके बाद जहां सुपर पावर या सेमी सुपर पावर की बात कर रहे हैं आप, तो इस पूरे मामले के अंदर एक चीज को हमें ये समझना होगा कि दुनिया जानती है, अमेरिका के खुद निक्सन ने ये माना था कि इलीगली इजराइल ने एज ए न्यूक्लियर पावर अपने आप को स्टैब्लिश किया है। उसके कुछ दिनों के बाद में उसकी हत्या हो जाती है। तो आप मुझे समझाइए कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूएई जैसे देश जो है वो अब्राहम अकॉर्ड भी कर रहे हैं, वो अच्छे संबंध भी बना रहे हैं। ये तरफ से पड़ेगा, वो मानते हैं ना कि ये देश से बातचीत करेंगे। आज समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रही। शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल एस.एस. पठानिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल ममदानी जी आपका भी शुक्रिया खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। डिफेंस प्रश्न में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।